हेलो दोस्तों। मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज क्वेश्चन है कैपिटल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन मिलता रहे जिससे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है किसके संरक्षण के नियम के समकक्ष है। तो देखिए, जो क्षेत्रीय वेग का जो नियम है वो होता है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू होता है L/2m। तो देखिए, ये क्षेत्रीय वेग नियत तब होता है जब इसका L कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब L नियत रहता है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। एंगुलर मोमेंटम के आधार पे होता है ये। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षण रहता है, और जो क्षेत्रीय वेग संरक्षित रहता है, और केंद्रीय बलों के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम निश्चित रहता है। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपनी वर्तमान दूरी का 1/4 हो जाए तो 1 वर्ष की अवधि होगी। तो देखिए, केपलर के नियम से कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से T1 का स्क्वायर बटे T2 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। यस लिखेंगे हम। हमें निकालना है अपनी वर्तमान दूरी का 1/4 हो जाए तो ये पहले दूरी थी R1 और अब हो गई R1/4। तो इसे हम ये लिखते हैं, ये लिखेंगे तो T2 स्क्वायर बटे T1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R2 का क्यूब बटे R1 का क्यूब। तो अब देखिए, T2 बटे T1 का स्क्वायर बराबर R2 क्या होगा? R1/4 बटे R1 का क्यूब। तो R1 से R1 कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T2 बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा T2 बराबर T1 और 1/4 का 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? T2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 और 1/4 का 3/2 कितना हो जाएगा? 1/8। तो T1 क्या है? 1 वर्ष। पृथ्वी का कितना है आवर्तकाल? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष, तो वर्ष 1 वर्ष बटे 8। तो 1/8 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, ये केपलर का सेकंड का दूसरा नियम परिमाण है। देखिए, वो क्वेश्चन तो ये वही है, इसका आंसर तो यही है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। दे लेकिन वो क्वेश्चन ये है टीजीटी 2011 में और यूपीपीजीटी 2011 में आया था। और यही क्वेश्चन देखिए, ये आया था डीएसएसबी में भी आया था, और यूपीटीजीटी साइंस का क्वेश्चन है। यूपीपीजीटी का 16 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है। नेक्स्ट देखिए, एक पुच्छल तारे की सूर्य से न्यूनतम व अधिकतम दूरियां क्रम से 7 × 10⁻7 किलोमीटर तथा 14 × 10⁻9 किलोमीटर है। यदि उसकी अधिकतम गति 6 × 10⁻12 किलोमीटर हो तो उसकी न्यूनतम गति होगी। तो देखिए, ये जो पुच्छल तारे हैं वो क्या है? केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जे क्या होगा? कंजर्व रहेगा। और जी बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। तो इनका आई क्या है? कंजर्व है। आई क्या होगा? कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो जे समानुपाती किसके होगा? ओमेगा के। तो जे बराबर क्या होगा? ओमेगा क्या होता है? V/R। तो जे समानुपाती क्या होगा? V/R। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? V1/R1 बटा V2 बटा R2। तो V मिनिमम क्या आ जाएगा? V मैक्सिमम हमें दिया है, तो V मिनिमम आ जाएगा V1/R1 इंटू R2। ये होगा। तो V1 तो क्या दे रखा है? 6 × 10⁻²। और R1 मैक्सिमम कितना है? 14 × 10⁻9। और R2 कितना है? 7 × 10⁻7। 7 × 10⁻7। तो देखिए, ये 7 और 2 9 कितना हो गया? 9 × 10⁻9। तो ये तो 10⁻9 से कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 7 और ये 7 × 14 और ये 2 से 2 6 कैंसिल होगा 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो न्यूनतम गति कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, कि किसी उपग्रह की कक्षा में परिक्रमण काल होता है। तो देखिए, जो कोई भी उपग्रह है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो
उसको जो गति करने के लिए जो आवश्यक बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल mv² होता है। वो अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा दिया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो वो क्या होगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², ये होता है। तो देखिए यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। तो यहाँ देखिए v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा ω²r। v बराबर ओमेगा r होता है, तो ω²r² बराबर हो जाएगा Gm अपॉन r, ये होगा। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r² बराबर हो जाएगा Gm अपॉन r। यहाँ से देखिए 1/t² की वैल्यू निकालें हम। 1/t² की वैल्यू क्या आ जाएगी? Gm अपॉन, ये देखिए इस 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई², तो ये हो जाएगा 4 पाई², और r² ये और r ये हो जाएगा r³। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से t की वैल्यू जाएगी √4 पाई² r³ अपॉन Gm। देखिए ये तो था तरीका, इसका आंसर क्या होगा? बी, ये तो था तरीका। और यदि आप सीधा ही देखना चाहते हैं कि इसका अर्थकाल क्या होता है, तो इसका अर्थकाल ये होता है हमेशा, तो आप इसका सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केपलर की गति का दूसरा नियम है t² समानुपाती a³, किस भौतिक मात्रा के संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए ये जो नियम है, दूसरा dA अपॉन dt और तीसरा t² समानुपाती a³ r³, तो ये दोनों नियम कोणीय संवेग संरक्षण पे आधारित होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी को संपीड़ित कर उसकी त्रिज्या अचानक आधी कर दी जाए जबकि उसके द्रव्यमान में कोई हानि न हो तो दिन होगा। तो देखिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम से हम क्या लिख सकते हैं? J बराबर क्या होता है? I ओमेगा। तो हम लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ω1 क्या होता है? ω1 होगा 2 पाई अपॉन T1 I1, और यहाँ से होगा 2 पाई अपॉन T2 I2। इनके आई अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं बदल गई है। तो देखिए 2 पाई अपॉन T1, 2 पाई अपॉन T1, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा T2/T1, T2/T1 क्या हो जाएगा? T2/T1 हो जाएगा I2/I1, I2/I1, स्क्वायर नहीं है। तो देखिए जो I1 होता है, I होता है वो होता है 2/5 mr², ये होता है। तो जब हम I1 और I2 लिखेंगे तो T2/T1 हो जाएगा। I2 कितना होगा? 2/5 mr, 2/5 mr² का स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे 2/5 mr1 का स्क्वायर। तो 2/5 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल। यहाँ से हम T2 क्या लिख सकते हैं? T1 और R2/R1 का स्क्वायर, R2/R1 का स्क्वायर। तो देखिए R2 क्या दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाती है? आधी। तो आधी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे T1/R2 कितना होगा? R1/2, और R1 से R1 कैंसिल, ये इसके स्क्वायर, ये हो जाएगा T1/4। T1 कितना है? 24 घंटे बाई 4, यानी 6 घंटे आ गए, 6 आवर्स, 6 घंटे। इसका आंसर क्या होगा? 6 घंटे। इसका आंसर होगा ए, 6 घंटे। यदि पृथ्वी संपीड़ित होकर आधी हो जाए और द्रव्यमान नहीं बदले, जिसका अर्थकाल इसका दिन 6 घंटे का होगा। नेक्स्ट देखिए, कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बाहरी तारे की वर्ती कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। कक्षा की त्रिज्या r व ग्रह की परिक्रमण काल t है। यदि ग्रह और तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁻⁵2 के अनुक्रमानुपाती है तो t² का अनुक्रमानुपाती होगा। हमें तो t² बताना है। देखिए बल दिया है हमें बल दिया है F, वो किसके समानुपाती है? r⁻⁵2। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K इनवर्स प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसका लग जाएगा कांस्टेंट K, और r⁻⁵2। और ये कौन प्रोवाइड कराएगा? ये करवाएगा केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल वो होगा m ω²r, ये होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के आर की घात -5/2 की। तो m, और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, और r, और इस साइड हो जाएगा के आर घात -5/2। जब ये r इस साइड जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, और ये इसके बटे में होगा तो ऊपर जाके जुड़ जाएगा इसके। तो इसका वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी का तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप, r की घात हो जाएगा -7/2, क्योंकि एक ये और जुड़ जाएगा इसके साथ जाके। तो 1/t² क्या आ जाएगा, समानुपाती किसके आ जाएगा, r की घात -7/2 की। तो टी स्क्वायर किसके समानुपाती आ जाएगा, r की घात 7/2 की। तो टी स्क्वायर किसके समानुपाती आ गया, r की घात 7/2 की। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, r घात 7/2 की। हमें पूछा है स्क्वायर, हमें टी नहीं पूछा है, हमें पूछा है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर सीधा ही हो जाएगा r घात 7/2 की। नेक्स्ट देखिए, किसी कण के वर्तीय गति में निम्न में से कौन सा समीकरण क्षेत्रीय वेग को दर्शाता है। तो देखिए क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है, हमने ये किया था कि जो dA/dt होता है वो होता है L/2m। तो कौन सा है जो क्षेत्रीय वेग को दर्शाएगा, L/2m। तो L/2m किस में है, सी में। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, एक ग्रह किसी स्थूल तारे के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में जिसकी त्रिज्या r है और t आवर्तकाल के परिक्रमण कर रहा है, ग्रह व तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/r² के समानुपाती है, तो टी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे थे केपलर के नियम, तो उसमें टी स्क्वायर समानुपाती a³ आता है, वो किस में आता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, 1/r² के। यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, Gm/r²। तो आर स्क्वायर जो समानुपाती है तो उसका अर्थकाल किसके बराबर आता है, t²/a³। यदि आप इसे निकालना चाहें तो सेम प्रोसेस इसकी जैसी है, बस इसमें r की घात 2 रखना है, -2 रखना है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि किसी उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में रैखिक वेग है, किसी उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में रैखिक वेग है, इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, इसके द्रव्यमान से स्वतंत्र। तो देखिए जो रैखिक वेग है हमने अभी निकाला था, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, वो होता है mv²/r। ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये करवाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स r²। यहाँ से देखिए r से r कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो v बराबर क्या आ जाएगा, √Gm/r। ये m क्या है, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी या ग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। तो इस वीक का जो ये विरेखिक वेग है, इसमें m जो सैटेलाइट का वेग है वो आया नहीं आया, ये यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सैटेलाइट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये इसके द्रव्यमान से क्या है, स्वतंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में गतिमान है, जिसकी कक्षीय आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए ये क्वेश्चन हर साल हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। वही है कि t² समानुपाती किसके होता है, a³ हमें पूछा आवर्तकाल किसके समानुपाती है, तो ये हो जाएगा t समानुपाती a की घात 3/2 की। तो एक क्या होगा, a या r, ये क्या है, मुख्य अक्ष की लंबाई है, तो r घात 3/2 की। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि t² समानुपाती a³ पे और dA/dt, यही दो नियम है जिस पे क्वेश्चन बनता है मोस्ट। नेक्स्ट देखिए कि केपलर का ग्रह गति का तृतीय नियम बतलाता है कि ग्रह का सूर्य के प्रति आवर्तकाल t अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ये क्वेश्चन सारे सेम है, लेकिन देखिए ये यूपीपीसीएस प्री का है, ये देखिए यूपीएस प्री 98 का, यूपीटीजीटी 2003 का, वही है, उसमें आर था, इसमें ए आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए कि एम द्रव्यमान की ग्रह का कोणीय संवेग उसके सूर्य के परिवृत्तीय कक्ष के केंद्र के सापेक्ष होगा। तो हमें वृत्तीय कक्ष एम द्रव्यमान ग्रह का कोणीय संवेग पूछा है और सूर्य के प्रति वृत्तीय कक्ष के केंद्र के सापेक्ष होगा। तो देखिए केंद्र के सापेक्ष जो क्षेत्रीय वेग होता है वो होता है dA/dt इक्वल टू होता है L/2m। ये क्या है, ये क्षेत्रीय वेग है, और इसमें जो ये a है ये क्षेत्रफल नहीं है, ये क्षेत्रीय वेग है। तो यदि इसे हम मान लें dA'/dt, इसको मान लें हम a बराबर क्या हो जाएगा, L/2m। हमें से पूछा है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग हो जाएगा 2ma। 2ma, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए कि सूर्य से दो ग्रहों की दूरी क्रम से 10 घात 13 और 10 घात 12 मीटर है,
इन कणों की समय अवधि का अनुपात पूछा है। तो देखिए हमें पता है केपलर के नियम से क्या होता है, टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। तो क्या होगा, टी1 का स्क्वायर बटा टी2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए1 की क्यूब बटा ए2 की क्यूब। तो टी1 बटे टी2 का स्क्वायर और ए1 कितना है 10^13 और ए2 कितना है 10^12। 10^12 ये है 10^13 और इसका है क्यूब। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी1 बटे टी2, यहाँ से 10^12 10^13 कैंसिल होगा, 10 बचेगा। तो 10 की घात कितना रह जाएगा, 10 की घात 3/2। 3/2 मतलब 10√10। 10 की घात 3/2 मतलब ये होता है 10√10। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। एपीजीटी 2002 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि सूर्य के प्रति पृथ्वी के कोणीय संवेग का इसके द्रव्यमान के अनुपात 4.4 गुणा 10^15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की कक्षा के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। तो देखिए केपलर के दूसरे नियम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे dA/dt कितना होता है, L/2m। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल यानी ए। इसका मतलब क्या है, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, L/2m/dt। समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा L/2m और ये हो जाएगा टी। अब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर, क्या लिख रहा हूँ, ए बराबर क्या होगा, 1/2 L/2m क्या दिया है, कोणीय संवेग व इसके द्रव्यमान का अनुपात है 4.4। 4.4 × 10⁻15, 4.4 × 10⁻15 मल्टीप्लाई टी। तो टी क्या है, टी है, देखिए हमें दिया गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये पूरा टाइम लेगी। सूर्य के प्रति प्रति कोणीय संवेग इसके द्रव्यमान का अनुपात है, तो पृथ्वी की कक्षा में परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। तो ये देखिए इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड में हो गया। तो इसका जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.93 और 10 की पावर आ जाएगा 6.93 और 10 की पावर आएगा 22 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ जाएगी। पिछले 2010 का क्वेश्चन था, आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए, यही मान आएंगे। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 0.0167 है और पृथ्वी की कक्षा में इसके महत्तम एवं न्यूनतम वेगों का अनुपात पूछा है। देखिए यू मैक्सिमम होता है जब उत्केंद्रता दी है, तो हमें यू मैक्सिमम होगा अंडर रूट जी एम/आर और 1 + ई 1 - ई, और यू मिनिमम होगा अंडर रूट जी एम/आर 1 - ई और 1 + ई। हमें पूछा है इनका अनुपात, यू मैक्सिमम बटे यू मिनिमम। ये देखिए यू मैक्सिमम यू मिनिमम करेंगे तो जी एम से जी एम/आर कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, पूरा लगा देता हूँ, ये बचेगा 1 + ई 1 - ई 1 - ई और 1 + ई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + ई 1 - ई। ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा। तो देखिए 1 + 0.0167 बटे 1 - 0.0167। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.0339, यानी इसका आंसर क्या होगा 1.03 डी। इसका आंसर क्या होगा डी। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए कि एक ग्रह एम की सूर्य एक्स के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार कक्षा दर्शाता है, छायांकित क्षेत्रफल एस सी डी। तो एस सी डी कौन सा है, एस सी डी ये वाला, एस सी डी ये वाला, और एस ए बी से दुगना है। एस ए बी कौन सा है, ये वाला। इससे क्या है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है। तो यदि ग्रह सी से टी तक पहुंचने में समय टी1 लगता है, ये है टी1 समय में पहुंचता है, तो ए से बी तक पहुंचने में समय टी2 लगता है, इसमें पहुंचने में लगे टी2। तो हमें टी1 और टी2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए केपलर के नियम से हम लिख सकते हैं कि dA/dt बराबर L/2m क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि dA/dt मतलब A1/T1 बराबर क्या होगा, A2/T2। तो ए
A1 कितना है, दोगुना क्षेत्रफल कितने समय में तय करता है, T1 समय में। और A2 क्या है, ये A क्षेत्रफल मान ले और एक समय के कौन से में करता है, T2 में। तो A से A कैंसिल, तो यहाँ से क्या जाएगा, T1 बराबर क्या जाएगा, 2T2। ये T1 और T2 में रिलेशन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये देखिए आरपीएससी का क्वेश्चन है, आरपीसी में आया, यूपीजीआईसी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। बी है कि क्षेत्रीय वेग इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। सी है कि रैखिक वेग स्थिर रहता है। और डी है कि कोणीय वेग स्थिर रहता है। तो देखिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हमने ये पढ़ा है। वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो डी ए अपॉन डी टी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है और कैलकुलेट करने में पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए कि जब कोई कण किसी केंद्रीय बल के प्रभाव में गति करता है तो कण का क्षेत्रफल वेग नियत रहता है। ये भी देखिए क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन हर बार यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन भी नहीं बनते। तो इनमें से अब आगे कोई एग्जाम होगा तो इनमें भी यही क्वेश्चन आएंगे, यही रिपीट होंगे। तो क्षेत्रफल वेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका आंसर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, सी। नेक्स्ट देखिए कि 1 किलोग्राम भार की एक पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से एक 36 वर्ग में घुमाया जाता है। यदि डोरी को कर्णांक शक्ति 9 न्यूटन है तो पत्थर को घुमाई जाने वाली अधिकतम चाल हो सकती है। तो देखिए जो बल लगेगा वो क्या होगा, केंद्रीय बल होगा, यानी अभिकेंद्रीय बल होगा mv²/r। और F दिया है हमें 9 न्यूटन, M दिया है 1, v² हमसे पूछा है और R दिया है 1। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √9, तो यानी 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन डेली पाएं और डेली क्वेश्चन आपको अपलोड